यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज फाइनल अकाउंट्स। देखो इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स में। इस चैप्टर का एक और नाम होता है डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका फाइनल अकाउंट्स का नाम है ही, इसका एक और नाम होता है डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो दिस इज योर फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग में सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं अपन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अपन ने जर्नल बनाया, कैश बुक बनाई, सब्सिडी बुक बनाई, तो उसमें अपन ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा। सेकंड जो स्टेप होता है अकाउंटिंग का वो होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसमें अपन ने सीखा कि लेजर पोस्टिंग करी, तो उसमें अपन ने अपनी ट्रांजैक्शंस का क्या करा, क्लासिफिकेशन किया, किसमें, लेजर पोस्टिंग में। थर्ड स्टेप होता है आपका समराइजेशन, जिसमें अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया। फिर होता है आपका एनालिसिस, अपन ने एनालिसिस किया। देन फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जिसमें हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें अपन क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे। मतलब एंड ऑफ द ईयर में जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपको कितना साल भर में जो भी एक्टिविटीज करी अपने बिजनेस में, तो उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, इट इज अ स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एंड कि एंड ऑफ द ईयर में जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, सपोज करो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को आपके पास कितने असेट और कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो अपने असेट और लाइबिलिटीज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए एंड अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो बेसिकली दिस इज योर फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे अपन पढ़ेंगे किस तरीके से हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ द ईयर में। यानी साल भर हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी, उन सारी एक्टिविटीज को करने के बाद एंड ऑफ द ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। और एज वेल एज एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास कितने असेट बचे और कितनी लाइबिलिटीज बची, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। अब आपके जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, आपके जो बिजनेस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फर्म है आपकी, तो बेसिकली अगर देखें तो अपन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म और बिजनेस, दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के होते हैं, एक तो आपकी कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैन्युफैक्चरिंग फर्म और दूसरी होती है आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है इसको अपन बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग फर्म, और इसका दूसरा नाम होता है आपका ट्रेडिंग फर्म, राइट।
ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है ये कौन सी होती हैं? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी बिजनेस फर्म्स होती हैं जो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर अपनी खुद की फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो उनको अपन मैन्युफैक्चरिंग फर्म या नॉन ट्रेडिंग फर्म्स बोलते हैं। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म्स कौन से होती हैं? जो फिनिश गुड्स को परचेज करते हैं, जो फिनिश गुड्स को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं, तो वो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं। सर मैं वापस बता दो। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो वो तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग या नॉन ट्रेडिंग फर्म्स कहलाती हैं। और ऐसी फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट गुड्स खरीदते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स को परचेज करके क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, तो वो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म्स कहलाती हैं। जब एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या नॉन ट्रेडिंग फर्म जब एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय वो 3 तो अकाउंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय वो क्या करते हैं, 3 तो अकाउंट बनाते हैं और एक वो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या नॉन ट्रेडिंग फर्म, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या नॉन ट्रेडिंग फर्म जब एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय 3 तो वो अकाउंट बनाते हैं और एक वो स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन से 3 अकाउंट बनाते हैं? सबसे पहले ये बनाते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर ये बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक ये बनाते हैं स्टेटमेंट जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो जब एक मैन्युफैक्चरिंग या नॉन ट्रेडिंग फर्म जब एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो ये 3 तो अकाउंट बनाते हैं और एक ये स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन से 3 अकाउंट बनते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस, और एक बनाते हैं स्टेटमेंट जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ये 2 तो अकाउंट बनाते हैं और एक ये बनाते हैं स्टेटमेंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? एक तो ये बनाते हैं जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म जब एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो 2 अकाउंट बनाएंगे। उसमें से एक अकाउंट होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक वो बनाएंगे आपका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, राइट। तो अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसका कर रहे हैं कि जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म की जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो एक नॉन ट्रेडिंग फर्म या नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म के जब हम एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म एंड ऑफ द ईयर में जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो वो ये 2 तो अकाउंट बनाएंगे और ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक वो बनाते हैं स्टेटमेंट जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। अब अपन एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात होती है कि व्हाई दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है।
ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने जो परचेज करी और ड्यूरिंग द ईयर अपन ने जो सेल करी है, और आपको अब तो ये पता होगा कि अपने बिजनेस या अकाउंट्स में परचेज और सेल का मतलब किससे होता है, गुड्स से। तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने जो परचेज करी और जो सेल करी, तो परचेज और सेल से रिलेटेड हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं, उन एक्टिविटीज को करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने पर ड्यूरिंग द ईयर साल भर में अपन ने जितनी भी परचेज करी और जितनी भी सेल करी, और परचेज और सेल से रिलेटेड हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी, उन सारी एक्टिविटीज को करने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपके कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और सेकंड थिंग, इट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। इसको अपन एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाते हैं। अब ये एक्रूअल कंसेप्ट आपसे क्या कहता है, याद है एक्रूअल कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट आपसे 4 बातें बोलता है। पहली बात, एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा कोई भी खर्चा जो करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे आपने उसको पे करा हो या ना पे करा हो, उसे हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात, ऐसी कोई भी इनकम, एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे आपको मिले या ना मिले, उसको रिकॉर्ड करना है। एंड एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, उसको करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। और ऐसा कोई भी खर्चा जो अगले या पिछले साल का, उसको भी करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। तो एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने, दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट। और इनकम भी कौन सी रिकॉर्ड करनी है, इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट। और कौन से इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करने, एक्सपेंसेस एंड इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट। तो मैंने आपको बताया जो ट्रेडिंग अकाउंट है, दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये अपन किस पे बनाते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाते हैं। और एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप एक्सपेंसेस शो करोगे, इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आप शो करोगे, वो एक्सपेंसेस केवल कौन से होंगे, जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं। और करंट ईयर के खर्चे चाहे आपने पे करा हो या पे नहीं करा हो, आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और कौन से एक्सपेंसेस आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, अगले साल या पिछले साल के जो खर्चे होंगे उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से इनकम भी कौन सी रिकॉर्ड होगी, इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर, इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे मिली हो या नहीं मिली हो। और एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे कौन से रिकॉर्ड होंगे, जो करंट ईयर के हैं, और इनकम भी कौन सी रिकॉर्ड होंगी, जो करंट ईयर से रिलेटेड है वेदर रिसीव और नॉट। अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हाउ दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। पहली बात तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर में बनाए जाते हैं, साल के बीच में कभी नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले ऊपर अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंड है वो डेट आएगी यहाँ पे। जनरली अकाउंट ईयर कब एंड होते हैं, 31 मार्च को। 2 साइडेड डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। तो जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप वो ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ लिखोगे। जितनी भी आपकी परचेज है,
मतलब टोटल जो भी आपकी परचेज है वो परचेज आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद जो सेल्स रिटर्न है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सेल्स रिटर्न हुई है, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, वो आप यहाँ लिखोगे। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अब इस पूरे चैप्टर में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, मैं अगर अपने एक्सपेंसेस की बात करूं, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, मैं जो समझा रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, one is your direct expenses and second is your indirect expenses. Indirect expenses, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री का गेट है, तो इस फैक्ट्री के गेट से निकलने से पहले, इस फैक्ट्री के गेट से निकलने से पहले प्रोडक्ट को बनाने में जो भी एक्सपेंसेस आपने इंकर्ड करें, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपन, तो जैसे रॉ मटेरियल अगर अपन आसपास से कहीं से खरीद रहे हैं, तो उसको सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ तक लाने में जो आपने पे करोगे उसको अपन बोलते हैं कैरेज या फ्रेट। तो ये जो कैरेज और फ्रेट आप पे करोगे, खर्चा कब हो रहा है, प्रोडक्ट बनने से पहले हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सपोज करो रॉ मटेरियल आप इंडिया के बाहर से मंगा रहे हो, तो उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, तो ये खर्चा भी कब हुआ, प्रोडक्ट बनने से पहले, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप सपोज करो अपना रॉ मटेरियल शिप से मंगवा रहे हो, तो जो पोर्ट होता है, तो पोर्ट से सामान निकालने के लिए आप वहां पे आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डॉक चार्जेस, DOC के डॉक चार्जेस। तो ये जो डॉक चार्जेस आपने पे करी प्रोडक्ट बनने के पहले आपने पे करें, तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के बनने से पहले आपने जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड करें, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो भी खर्चा आपने करा है, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस, सब क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और ये जो आपकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, इस फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको अपन वेजेस पे करते हैं, वेजेस हो गई, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्लासिफाइड होता है। और ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट बनने के बाद इंकर्ड होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी ये अपन को सिंपल सी एक लाइन है कि खर्चे जो प्रोडक्ट बनने के पहले हो रहे हैं वो तो डायरेक्ट हो गए, और प्रोडक्ट बनने के बाद जो खर्चे हुए वो सब क्या है, इनडायरेक्ट। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा खर्चा कब होगा, जब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा उसके बाद। तो यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, ठीक है ना। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो भी सब आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो अगर कोई सा भी खर्चा, अगर आपके सामने कोई भी एक्सपेंस आपके सामने है, तो केवल आपको दिमाग में ये सोचना है कि ये खर्चा प्रोडक्ट बनने के पहले हुआ है या बाद में हुआ है। तो अगर खर्चा प्रोडक्ट बनने से पहले हुआ है, इट मीन्स इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और कोई ऐसा खर्चा है जो प्रोडक्ट बनने के बाद शो हुआ है, तो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई भी खर्चा अगर आपके सामने आ जाए तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दिमाग में केवल एक चीज सोचनी है, वेदर दिस एक्सपेंस इंकर्ड बिफोर प्रोडक्शन और आफ्टर प्रोडक्शन। अगर बिफोर प्रोडक्शन का खर्चा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, देन इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और कोई ऐसा एक्सपेंस है जो इंकर्ड हो रहा है आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के बनने के बाद, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो डेट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। फिर क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स। जितनी भी सेल्स है आपकी ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सेल्स आपने करी है,
चाहे कैश में करी हो चाहे क्रेडिट में करी हो, यहाँ पे आएगी। जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक आप लिखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा 3 चीज़ों का ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक में। क्या है ये 3 चीज़ें, सुनना ध्यान से। फाइनल अकाउंट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अपन को 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। कैसे करते हैं? एक तरफ तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए में हमने उसको खरीदा, और एक तरफ लिखते हैं अपन इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको अपन इसकी मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब तो हुआ कि कितने रुपए में हमने अपने स्टॉक को परचेज किया था, वो तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है कि अगर अभी की अभी इसको अपन सेल करने जाएंगे तो ये कितने रुपए में सेल होगा, वो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस कहलाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। यानी हम जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, एक तरफ उसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, एक तरफ उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस लिखेंगे, और इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहलाएगी, तो पहली बात तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों दे रखी होंगी। तो आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे? इस कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू में से दोनों में से जो भी वैल्यू कम है उस पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। दूसरी चीज, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया, लेकिन हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी है, अकाउंटिंग नहीं करी। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, हमने एंड ऑफ द ईयर में अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो कर लिया लेकिन हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी है। तो उस कंडीशन में एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की, अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसको शो करेंगे, और दूसरा जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की असेट साइड में उसको क्या होगा? शो किया जाएगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज इट मींस? इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर बट इज अकाउंटिंग इज नॉट डन, लेकिन हमने उसकी अभी तक क्या नहीं करी है? अकाउंटिंग नहीं करी है, राइट। थर्ड, इफ क्लोजिंग स्टॉक is given inside the trial balance, if closing stock is given inside the trial balance, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब एंड ऑफ द ईयर में हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कर लिया एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी कर ली, वैल्यूएशन भी हो गया एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी हो गई, दोनों काम हो गए, वैल्यूएशन भी हो गया एज वेल एज उसकी अकाउंटिंग भी हो गई। देन उसको अपन केवल कहां पे शो करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में उसको शो किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उसको शो नहीं करेंगे।
तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक में ये 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज क्या बताई कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इट मींस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो हो गया बट उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। इन दैट कंडीशन इट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। एंड इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कर लिया एज वेल एज अकाउंटिंग भी कर ली, देन इन दैट केस it will be shown only in the asset side of the balance sheet। उस कंडीशन में हम इसको केवल अपनी बैलेंस शीट की असेट साइड में ही क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, लेकिन कब, जब ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे गिवन होगा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। इफ दिस क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन वो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा। तो जो परचेज रिटर्न है आप उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर आप इस ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट से अगर टोटल ज़्यादा है और डेबिट से अगर टोटल कम है, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट से अगर टोटल ज़्यादा है और डेबिट से अगर टोटल कम है तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। And credit balance of trading account is known as gross profit। Credit balance of trading account is called gross profit। या फिर अपन बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन ने प्रिपेयर करा है उस ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट को अपन क्या बोलते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो जैसे आपकी क्रेडिट से अगर टोटल 1 लाख है और डेबिट से अगर टोटल 80,000 है तो क्रेडिट का ज़्यादा है डेबिट का कम है, तो ये जो 20,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का ये आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह है बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर। एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस, कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट से अगर टोटल ज्यादा है और क्रेडिट से अगर टोटल कम है तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस लॉस, इज नोन एज ग्रॉस लॉस एंड इट विल आल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको भी अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से में। समझ में आ गई बात। तो एग्जाम में से भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड दैट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है और ये जो परचेज है इन दो चीजों की जगह फिक्स्ड है, ये सबसे ऊपर टॉप पे ही आते हैं। बाकी आप कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हो, बट सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, उसके बाद परचेज लिखनी है। बाकी एक चीजें आप कैसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब हम एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि हमने जो परचेज और सेल करी है उससे रिलेटेड हमने जो एक्टिविटीज करी हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, कौन से नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का है ट्रेडिंग अकाउंट, और किस कंसेप्ट पे बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। ये हमारा एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाया जाता है। और इसको कब बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, कभी भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ
जब अपन अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, ये एंड ऑफ द ईयर में जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपन ने क्या बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। अब सेकंड नंबर पे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड नंबर पे क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में तो अपन ने क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बना के तो अपन ने क्या निकाला कि हमने जो परचेज और सेल करी, परचेज और सेल से रिलेटेड हमने जो एक्टिविटीज करी उससे जो कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब पूरे ओवरऑल बिजनेस में जो भी हमने एक्टिविटीज करी, पूरे ओवरऑल बिजनेस में हमने साल भर में जितनी भी एक्टिविटीज करी, उन सारी एक्टिविटीज को करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं कि पूरे साल भर में ड्यूरिंग द ईयर हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी, पूरे साल भर हमने अपने बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज को करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाते हैं ये भी आपके एक्रूअल कंसेप्ट पे ही बनाया जाता है। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट पे बना रहे मतलब कि एक्रूअल कंसेप्ट पे बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अपन जो भी एक्सपेंसेस शो करेंगे वो केवल कौन से ईयर के होंगे, करंट ईयर से रिलेटेड। जो आपने पे कर दिए वो भी आएंगे और जो आपने पे नहीं करे वो भी आएंगे। और कौन से एक्सपेंसेस शो नहीं होंगे, दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, उन खर्चों को यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इनकम जो किससे रिलेटेड होगी, करंट ईयर से रिलेटेड होगी। जो आपको रिसीव हो गई वो भी और जो आपको रिसीव नहीं हुई वो भी आप शो यहाँ करेंगे। और इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब अपन एंड ऑफ द ईयर में ये P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो only those expenses will be shown which is related to current year whether paid or not, and only those income should be shown in P&L in profit and loss account which is related to current year whether received or not, and any income or expenses which is related to previous year or next year is not shown in profit and loss account, right? कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ट्रेडिंग अकाउंट में उसको यहाँ पे अपन ने P&L में ट्रांसफर करा, तो ये आ गया बाय ट्रेडिंग अकाउंट, आपने यहाँ पे लिखा गया ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लॉस आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर लॉस आया था तो उस लॉस को भी अपन का ट्रांसफर कर देंगे इधर P&L में डेबिट साइड में। फिर जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ शो करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं वो अपन ने समझ लिया कि दोज एक्सपेंसेस विच वर इंकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के बाद जो भी एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड होते हैं, all expenses are indirect expenses like your selling and distribution expenses and office and administration expenses, ये सारे आपके indirect expenses होते हैं and it will be debited in profit and loss account। किसी तरह का कोई भी अगर प्रोविजन अगर आप बना रहे हो तो it will be debited in P&L account। और ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपके लॉस हो रहे हैं, अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन, तो याद है डेप्रिसिएशन में अपन को जब भी मशीन को असेट को सेल करने पर लॉस होता था, दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी तरीके के आपको लॉस होंगे, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे लॉसेस को आप कहाँ पे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। फिर जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, जो आपकी सेल है, सेल इज योर डायरेक्ट इनकम, एंड अदर देन सेल बाकी जितनी भी आपकी इनकम्स हैं लाइक डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, मतलब सेल के सिवा बाकी जितनी भी इनकम्स हैं, ऑल इनकम्स आर इनडायरेक्ट इनकम्स, और उसको आप कहाँ क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस P&L में यही आता है। अगर अब इसका अपन बैलेंस निकालेंगे,
तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट से अगर टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो यानी क्रेडिट बैलेंस हो गया पीएनएल का। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। और अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, यानी अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, देन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको बोला जाता है नेट लॉस। उसको अपन क्या बोलते हैं? नेट लॉस। सो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट लॉस। क्लियर है? तो जो भी ये नेट प्रॉफिट हो रहा है या जो भी ये नेट लॉस हो रहा है, दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस will be transferred to capital account, will be transferred to owners capital account। अभी अपन जो फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं वो किसके सीख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म? जहाँ पे एक अकेला बिजनेस का ओनर होता है, वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाती है। तो अपन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, that net profit और net loss will be transferred to owners capital account। जो भी आपका ओनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो जब अपन एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर में, तो उसमें अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अपन क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो तो बनेंगे अकाउंट और एक बनेगा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। उस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो पहला तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट और अकाउंट। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, राइट? अब व्हाई दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? कि एंड ऑफ द ईयर में हमारे बिजनेस में हमारे असेट और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। एंड ऑफ द ईयर में जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हमारे असेट और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। तो असेट और लायबिलिटीज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर में, जिसको बोला जाता है बैलेंस शीट। और वैसे अगर मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो बेसिकली अगर क्लासीफाई अगर इनको करते हैं तो इनको दो कैटेगरी में अपन क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट, एक होते हैं आपका इनकम स्टेटमेंट, और एक होता है आपका पोजीशन स्टेटमेंट। क्या होता है आपका? पोजीशन स्टेटमेंट। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन इज योर इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज योर पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं। वन इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी अपन ने पढ़ा, एंड सेकंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो तो आपके इनकम स्टेटमेंट कहलाते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है? दोज स्टेटमेंट which shows the position of asset and liabilities at the end of the year। ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस के असेट एंड लायबिलिटीज की पोजीशन को एंड ऑफ द ईयर में हमें बताते हैं, वो हमारे पोजीशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। और जो
पोजीशन स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि एंड ऑफ द ईयर में हमारे असेट और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। तो अपने बिजनेस के असेट और लायबिलिटीज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पहली बात तो ये कि बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, राइट। और क्यों बनाई जाती है बैलेंस शीट, कि एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास कितने असेट है और कितनी लायबिलिटीज हैं, उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट, व्हाइल ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ इनकम स्टेटमेंट, इज अ इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जैसे वो एंड ऑफ द ईयर में बन रही है तो 31 मार्च। फिर दो साइड होती है बैलेंस शीट की, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो जितने भी आपके असेट्स हैं वो सब यहाँ पे आप असेट साइड में लिखेंगे। जितने भी आपके असेट हैं, जितने भी फिक्स असेट हैं, इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है, करंट असेट, ये क्या है, लोन एंड एडवांसेस। ये वो लोन एंड एडवांसेस हैं जो आपने दे रखे हैं। आपने अगर किसी को लोन एंड एडवांसेस दे रखा है तो वो यहाँ लिखेंगे। और ये है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो भी ये क्या चीज़ होती है, अभी आगे चैप्टर में आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है ना। तो जितने भी आपके फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है ना, जितने भी फिक्स असेट हैं, इनटेंजिबल असेट हैं लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, वो सब आप यहाँ लिखेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपने करा है तो वो भी आपका असेट होता है। जितने भी आपके करंट असेट्स हैं लाइक बिल रिसीवेबल, डेटर, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो सब लिखेंगे। और जो भी लोन और एडवांसेस आपने दे रखे हैं वो यहाँ पे आएंगे। और ये क्या चीज़ होती है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये भी आगे चैप्टर में बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको ये। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। अब कैपिटल का कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया जाता है, अभी सीखते हैं कैसे बनेगा। जितने भी आपके रिजर्व्स हैं वो यहाँ लिखोगे। यहाँ पे कौन से लोन है, ये वो लोन है जो आपने ले रखे हैं। ये कौन से लोन है जो आपने ले रखे हैं, बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन अगर आपने ले रखा है वो यहाँ आएगा। जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटीज है लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वो सब यहाँ पे आएंगे। और जो भी प्रोविजंस है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। अब कैपिटल का कितना अमाउंट यहाँ पे आप शो करोगे उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। इस तरीके से वर्किंग नोट बनता है आपका। सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, उसमें ड्यूरिंग द ईयर और अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो ऐड करते हैं। फिर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, अभी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो उस पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट आया था वो यहाँ पे ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स आपने करी हैं, तो ड्राइंग को, एक तो ड्राइंग तो होता ही है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, ये भी सब आपकी क्या होती है, ड्राइंग्स होती हैं। नेट लॉस, नेट लॉस क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर कौन सा बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, सो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहलाता है, नेट लॉस। तो इस नेट लॉस को आप यहाँ माइनस करेंगे और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई है, इस क्लोजिंग कैपिटल को आप यहाँ पे शो करेंगे। और अब तक आपने अगर एकदम सब कुछ सही करा है तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के जो टोटल है ये इक्वल होगा बैलेंस शीट की असेट साइड के टोटल के। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसके अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, डेट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है आपका स्टेटमेंट, डेट इज बैलेंस शीट। समझ में आई बात?